Bismillah Rahman Rahim. Welcome to yet another very special episode of Cricket Mehfil. We're really getting into PSL fever here, and nobody quite defines PSL like Lahore Qalandars do. And we are very privileged today to have with us today Mr. Sameen Rana, who is the owner of Lahore Qalandars. Sir, thank you so much for taking out the time to join us. Thank you very much for inviting me, and it's a privilege to be on the show. सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो विद द पार्टनरशिप विद यॉर्कशायर। हम देख रहे हैं कि आप लोग ये अमेजिंग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं फॉर नॉट जस्ट लाहौर कलंदर्स बट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। हाउ डू यू कीप ब्रेकिंग दीज बाउंड्रीज? हाउ डू यू कीप गोइंग आउट देयर एंड क्रिएटिंग ऑल दीज वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट मोर क्रिकेटर्स एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिकेटर्स? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। और मेरा ख्याल है कि जब आपकी इंटेंशन क्लियर हो, आपके दिमाग में आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, तो फिर काम खुद ब खुद, और आपकी नीयत साफ हो, तो काम अल्लाह की तरफ से ही आसान हो जाते हैं। हमारी शुरू से कोशिश रही है सॉरी, हमारी शुरू से कोशिश रही है कि हम इस फ्रेंचाइज के थ्रू कोई पॉजिटिव चेंज लेके आ सकें, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। देखिए, क्रिकेट में पाकिस्तानी सारे जो है हम इन्वॉल्व हैं, हमारे दिल क्रिकेट के साथ धड़कते हैं। तो फ्रेंचाइज लेने का मकसद हमारा ऑब्वियसली क्रिकेट की टीम बनाना तो था ही, लेकिन उसके साथ एक ये भी था कि हम किस तरह से सोसाइटी के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि हम कुछ कर सकें, तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो उसी इंटेंशन के साथ आप देखें तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होता है, उसी इंटेंशन के साथ हमारे एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं। और ये मेहरबानी है लोगों की कि वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं। नो डाउट सर, बल्कि हम बार बार देखते हैं लोग इसी की बात करते हैं कि प्लेयर डेवलपमेंट की आपने बात की, दैट नोबडी क्वाइट डज इट लाइक एलक्यू डज, कि आपने अपने यंगस्टर्स को भी प्रमोट किया, अपॉर्चुनिटीज भी दी। समीन भाई, पीएसएल की तरफ आते हैं, कोई स्पेसिफिक वजह थी प्रेफरिंग फखर जमान over the available likes of Colin Munro, Jason Roy, Tom Banton? Was it loyalty because Fakhar is a big performer? Did anybody else come into consideration, या शुरू से ही प्लान आपका था कि आप फखर को ही वापस लेके आएंगे? नहीं, फ़खर का हमेशा से प्लान था। आइडिया ये था कि हाउ डू वी मैक्सिमाइज़ आवर रिटेंशंस एंड हाउ डू वी मैक्सिमाइज़ आवर कोर। अपना जो कोर है उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर को कैसे रख सकते हैं। फ़खर, राशिद, शाहीन, हारिस रऊफ, ये सारे प्लैटिनियम में थे। ऑब्वियसली फ़खर ने लाहौर कलंदर के लिए परफ़ॉर्म किया, हमेशा परफ़ॉर्म किया है। हमारे हाईएस्ट स्कोरर भी रहे हैं। फिर फ़खर ने अपनी जो पीएसएल की जर्नी थी वो लाहौर कलंदर के ही प्लेटफॉर्म से शुरू की, और जब शुरू की तो उनको हार्डली लोग जानते थे। तो मेरा ख्याल में पीएसएल का और लाहौर कलंदर का ही प्लेटफॉर्म था जिससे फ़खर जमान फ़खर पाकिस्तान बने। तो उसके लिए ऑब्वियसली वो एक हमारे की मेंबर है, हमारी टीम का लीडरशिप टीम के कोर मेंबर है। तो कभी भी ये इंटेंशन नहीं थी कि हमने उनको नहीं रखना। लेकिन हमने अपनी पिक्स को स्ट्रेटेजाइज किया था और बेस्ट पॉसिबल वे में हमने मैनेज किया। जो हम समझते थे कि आप रिटेंशन में आपके पास ये एडवांटेज होता है कि आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। वंस यू सेंड द प्लेयर इनटू द ड्राफ्ट, फिर चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं, और यू नेवर नो कि ड्राफ्ट के अंदर आपकी जो बाकी टीम्स हैं वो कौन-सी किस पारी पे पिक करें। तो इस वजह से हमने इस चीज़ को इस तरह से प्लान किया था। तो आप देखें, बाय वर्च्यू ऑफ डूइंग दैट हमने अपने जो 9 प्लेयर थे, 9 प्लेयर्स इंस्टेड ऑफ 8, वी मैनेज्ड टू रिटेन 9 प्लेयर्स। Absolutely. Harry Brooks, Dean Foxcroft, लोग कह रहे हैं ये कौन young players हैं? Why have Qalandars gone for them? Because Qalandars are known as the team of Brendan McCullum, the team of AB de Villiers, the big names. तो सर इनके पीछे, इन youngsters के पीछे क्या सोच थी आपकी? इनको किस उससे देखा? Because clearly to play for Lahore Qalandars, they have to be good enough. देखिए, बात ये है कि लाहौर कलंदर जो है वो ना सिर्फ बड़े नामों की वजह से जानी जाती है, बल्कि अपने यंगस्टर्स और ऐसे लोगों की वजह से भी जानी जाती है जिनको लाहौर कलंदर अपॉर्चुनिटी देता है। इसको आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल पीडीपी प्रोग्राम कह सकते हैं। आप अगर पीछे चले जाएं तो कैमरॉन डेलपोर्ट को जब हमने लिया था तो उसको कैमरॉन डेलपोर्ट को कोई नहीं जानता था। फिर इसी तरह फिल सॉल्ट को जब हमने अबू धाबी में मौका दिया तो फिल सॉल्ट को कोई भी नहीं जानता था। फिर जब ड्राफ्ट में आए तो वो पिक इस्लामाबाद की पहले थी तो उन्होंने वो उनको पिक कर लिया। लेकिन वो अबू धाबी में हमारे साथ आए थे, वहीं से उन्होंने अपना इंटरनेशनल नाम बनाना शुरू किया। फिर हमारे डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ हमने उनको ऑस्ट्रेलिया भी भेजा था, फिल सॉल्ट को। इसी तरह क्रिस ग्रीन है, और सबसे बड़ी एग्जांपल आप देखें टिम डेविड।
जिनको मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना रेट कर रहा था, क्योंकि आप पिछला ड्राफ्ट देखें तो 100-150 पिक्स हो गई, किसी ने पिक नहीं किया। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की भी सारी पिक हो गई, किसी ने पिक नहीं किया। लाहौर कलंदर की रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की आखिरी पिक थी और हमने टिम डेविड को पिक किया। और मुझे याद है बड़े उस वक्त जूम कॉल पे थे तो रिएक्शंस भी आए कि यार ये तुम कहाँ से सिंगापुर के लोग प्लेयर पिक कर लेते हो। बट आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि टिम डेविड जो है वो प्लाटीनियम की पहली ऑलमोस्ट पहली पिक में मुल्तान सुल्तान वाइल्ड कार्ड के थ्रू उठा के लेके गए। तो ये जो हमारे अब हैरी ब्रोक्स और डीन है, ये भी एक बहुत अच्छा टैलेंट है। इसकी वजह ये है कि अ, हम सारा साल ये कोशिश करते हैं, जो हमारी टीम है वो रिसर्च करती रहती है कि दुनिया में कहाँ पे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो जो कि हमारी टीम को सर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आप देखते हैं नए-नए नाम भी आते हैं और ये मेरा ख्याल में तो ये एक्साइटिंग है, क्योंकि बड़े नाम अच्छी बात है, मैं मुझे भी पसंद है, लेकिन एक ही नाम जो है वो दुनिया की 8 लीगों में खेल रहा है, तो क्या डिफरेंस आप एंटरटेनमेंट वाइज क्रिएट कर पाएंगे। तो वो जनवरी में भी वही खेल रहा है, फरवरी में भी वही खेल रहा है, मार्च में भी वही खेल रहा है, कपड़े बदलते जा रहे हैं, वो बंदा वही है। तो उससे तो बेहतर है कि यार आप एक एक्साइटिंग यंग टैलेंट दुनिया को दें। अब टिम डेविड को जब हमने मुतारिफ करवाया तो टिम डेविड जो है उसके बाद आरसीबी ने पिक किया। टिम डेविड उसके बाद वेंडी फ्लावर सीपीएल में थे, उन्होंने वहां पे जी, पिक जी। किया। उसके बाद वो मुल्तान सुल्तान में है तो उन्होंने वहां पे पिक कर लिया। तो देखें लाहौर कलंदर ने ये ये एक तरह से कंट्रीब्यूट किया, एक तरह से हेल्प किया एक इंटरनेशनल स्टार बनाने में। तो ये एक्साइटिंग है। बने बनाए नाम जो हैं वो हम पहले लेते थे और काफी देर मेरा ख्याल में लाहौर से बड़े नाम तो किसी ने नहीं लिए, चाहे गेल हो, चाहे बी डिविलियर्स हो, चाहे ब्रावो हो, चाहे सुनील नारायण हो, यू नेम इट, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन जो एक्साइटमेंट है ना, मेरा ख्याल में वो एक यंग अननोन टैलेंट की ज्यादा होती नहीं, आपने तो टिम डेविड को बना दिया है सर, फ्रॉम एन एसोसिएट प्लेयर, जिस तरह आपने मेंशन किया, प्लेइंग इन द आईपीएल, प्लेइंग इन द बिग बैश लीग, तो चलो वैसे ही वो खेलते थे, सीपीएल, पीएसएल, तो आपने उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके एक यू कैन से पाथवे हैज बीन क्रिएटेड फॉर एसोसिएट प्लेयर्स टू नाउ फोकस ऑन दैट। सर वापस आते हैं टीम सिलेक्शन की तरफ। आपके पास अब्दुल्ला शफीक, फिल सॉल्ट, जिशान अशरफ, ऑल ऑफ दीज गाइज वेरी केपेबल टॉप ऑर्डर बैट्समैन। क्या आपको लगता है कि यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज फखर इन द मिडिल ऑर्डर जिस तरह पाकिस्तान उनको यूटिलाइज करते रहे हैं? बिकॉज ही डन वेरी वेल फॉर पाकिस्तान प्लेइंग इन द मिडिल ऑर्डर ऑल्सो। जी, फ़खर ऑब्वियसली एक ऐसे प्लेयर हैं जो दोनों जगह पे भी खेलते रहे हैं। हमने पहले पाकिस्तान से पहले ये तजर्बा हमने किया था फ़खर ज़मान को वन डाउन खिलाने का। लेकिन मेरा ख़्याल में, मेरा ज़ाती ख़्याल है, ऑब्वियसली कोचेज़ और बाकी मैनेजमेंट की ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल है कि आइडियली सूटेड पोज़ीशन फ़खर की ओपनिंग स्लॉट ही है। उसकी वजह ये है कि उनका जो बैटिंग स्टाइल है वो सूट करता है एक अग्रेसिव गेम को, और रिस्क लेते हैं, वो रिस्क टेकर हैं। उनकी गेम जो है वो ऐसी है कि ही इज अ मैच विनर। ऑन हिज डे ही कैन टर्न अराउंड द होल थिंग, जस्ट लाइक यू नो क्रिस गेल ले लें या क्रिस लिन ले लें या जितने भी ब्रेंडन मैकलम ले लें, उसी तरह के फखर भी बैट्समैन है। नो डाउट कि उनमें अडेप्टेबिलिटी है, वो नीचे भी खेल सकते हैं। लेकिन मेरे पर्सनली ख्याल में आपका जो बेस्ट पेस एस होता है ना, उसका यूज उधर ही होता है जो आप अटैक पे जब अग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलें, अटैक पे जाएं, अपने बेस्ट लोगों को मौका दें ऑन द टॉप, एंड दे कैन गो एंड ब्लास्ट। वो बैकफायर भी करता है समटाइम, इट डजंट पे ऑफ, लेकिन उसमें फिर मिडिल ऑर्डर का रोल होता है। अनफॉर्चुनेटली मिडिल ऑर्डर में हम स्ट्रगल करते रहे, और पिछले साल जो लास्ट 5 मैचेस थे उसमें तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया हमने। तो इस दफा आप अगर देखें तो हमारी पिक्स के अंदर आपको ये एक कोशिश नजर आएगी कि हम मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करें, चाहे कामरान गुलाम हो, चाहे हैरी ब्रोक्स हो, चाहे डीन फॉक्सक्रॉफ्ट हो। तो ये लोग वो हैं जो हमारे मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि फखर की जो आइडियल पोजीशन है वो ओपनिंग है। बट ऑब्वियसली अगर डिपेंडिंग अपॉन द मैच सिचुएशन, उनकी फॉर्म, फिटनेस एंड द अदर कंपोनेंट, अगर लगा तो वो नीचे भी खेल सकते हैं। राणा साहब, आपने कामरान गुलाम की बात की। लॉट ऑफ पीपल उनको एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कायदे आजम ट्रॉफी सीजन, लोग कहते हैं नहीं जी ये तो रेड बॉल प्लेयर हैं, पर आपने जिस तरह डिफाइन किया कि आपने एक वीकनेस को आइडेंटिफाई किया और फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश की, आपने भी अर्ज किया, तो क्या आपको लगता है ये अनफेयर टैग है, या आपको भी लगता है कि नहीं, जो टेक्निक वाले रेड बॉल प्लेयर्स हैं उनकी भी जगह है व्हाइट बॉल क्रिकेट में? देखिए ये एक ना कुछ T20 को लेके ना मिथ्स बन चुकी हुई हैं।
वो मिथ जो है वो ये है कि शायद जो है वो बड़ी हिटें मारने वाला प्लेयर ही जो है वो T20 का अच्छा प्लेयर हो सकता है। अभी रिसेंट पास्ट में आप देखें तो बाबर आजम और रिजवान ने इस पूरी जो माइंडसेट था उसको ठीक किया है, उसको करेक्ट किया है कि जरूरी नहीं है कि आप 180 190 के स्ट्राइक रेट से स्कोर करके ही टीम को मैच जितवा सकते हैं, आप प्रॉपर क्रिकेट खेल के भी मैच जिता सकते हैं। और उसके आप अगर T20 ज्यादातर जो होते हैं उनका स्कोर उठा के देखें तो एवरेज स्कोर 160 170 से ज्यादा नहीं होता। चंद एक मैचेस होते हैं जहाँ 200 प्लस का रन हो जाते हैं जहाँ पे आपको हाई, बट मेजोरिटी मैचेस तो 150 170 के दरमियान के ही स्कोर पे होते हैं। और लाहौर कलंदर में भी ये चीज हमें काफी दफा फील हुई कि हम एक ही गियर में खेल रहे होते हैं और जो हमारा जो सेकंड गियर है जिसमें स्टेबिलिटी चाहिए वो मिसिंग है। अब उसकी वजह भी बड़ी क्लियर है क्योंकि T20 में लोगों का माइंडसेट ही ये है कि जी बस मारना है यार, बॉल पे मारना है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता T20 इवॉल्व होती जा रही है, लोगों की लर्निंग बढ़ती जा रही है, तो ये क्लियर होता जा रहा है कि इट्स नॉट जस्ट कि आप just to hit out, you have to use your brain, you have to use your technique. So कामरान गुलाम की जहां तक आपने बात की, कामरान गुलाम मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ कि उनके जो स्टैट्स थे मैंने देखे, वंडरफुल परफॉर्मर, मैं हैरान हूँ कि किसी ने उनको मौका क्यों नहीं दिया आज तक। अभी रिसेंटली T20 जो नेशनल T20 कप हुआ था, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ही हैज प्लेड। वी वर वाचिंग दैट गेम और उसी वक्त ही हमने ये सोच लिया था कि यार दिस गाय इज अमेजिंग। प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं, हर तरफ शॉट्स खेलते हैं, छिक्के भी मार लेते हैं और चौके भी मार लेते हैं, सिंगल्स भी कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल में मुझे तो बहुत हाई होप्स है। ही इज probably a perfect batsman in the middle order for any team in T20s. एंड इट्स वंडरफुल कि आप उनको एक मौका दे रहे हैं, आप नेशनल T20 के परफॉर्मेंस पे, उनकी रेड बॉल क्रिकेट के परफॉर्मेंस पे यू आर गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी। राणा साहब, अगर ये एक बात पे आते हैं कि जी ओवरसीज T20 की लीग्स बात करें तो लाहौर कलंदर्स की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तानी प्लेयर्स की आई थिंक इज बिगर देन एनीवन। आप अपने यंगस्टर्स को रेगुलरली भेजते हैं, प्लेयर्स को भेजते हैं। इस वक्त आपके स्क्वाड के 3 प्लेयर्स तो सिर्फ मेलबर्न स्टार्स के साथ हैं। तो एक यंग प्लेयर की डेवलपमेंट में आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट होता है उनको ये इस तरह की लीग, स्पेशली अगर हम बिग बैश लीग को देखें तो इट्स अ वेरी डिफरेंट लीग, वेरी डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान, एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन यंग प्लेयर्स के लिए कि वहां जाके उनको कितना कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जगहों पे हम लोग जो होते हैं ना वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स के ऊपर जाते हैं। कोशिश होती है सेफ खेलें, बड़े नाम ले लें, प्रूवन लोग ले लें, वो कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। बट इसमें एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट इस बात में है कि हारिस रऊफ जब आता है ना और वो बिग बैश में जाके हैट्रिक कर देता है, वो उनकी लीग ही पूरी उठा देता है। वो बेशक। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सेंसेशन बन जाता है। और अभी पिछले दिनों मेरी निक कमिंस से एक बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार हमारी जो स्टार की हिस्ट्री का जो सबसे प्राउड मोमेंट है ना वो हारिस रऊफ की हैट्रिक है। तो हम इस हमारा शुरू दिन से ये बिलीव रहा है कि पाकिस्तान में टैलेंट है। हालांकि जब हमने फ्रेंचाइज ली थी, अगर आप उस जमाने के स्टेटमेंट सुने तो काफी लोग ये टीवी पे भी कहते थे कि पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं है, जो है उसी से गुजारा करें, हमारी पाइपलाइन तो ड्राई हो चुकी है। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं। और जब हमें पहले साल तो ऑब्वियसली जब फ्रेंचाइज ली, दिसंबर में फ्रेंचाइज ली थी, मेरा ख्याल में 15 दिसंबर को ड्राफ्ट हो गया था, तो कुछ पता भी नहीं था और लिस्ट एक मिली जिसमें था कि जी ये एक इमर्जिंग ले लें। हमने जो इमर्जिंग पिक किया वो एक 33 साल के थे, एक 29 साल के थे। ऑब्वियसली वो रिकमेंड हमें किया तो हमें तो नहीं पता था, हमने ले लिए। तो जब हम टूर्नामेंट में गए तो वहां पे फंस गए क्योंकि इमर्जिंग तो खिलाना पड़ता था। अब हमारे इमर्जिंग जो थे वो बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो उधर से ये आइडिया डेवलप हुआ कि यार पाकिस्तान के अंदर इतना क्रिकेट का पैशन है, ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में टैलेंट ही ना हो। तो हमें बहुत लोगों ने मना किया, सच्ची बात बताऊं, हमें बहुत डिस्करेज भी किया गया कि यार ये काम ना करें, ये कोई नहीं आया, ये तो आप फलाना ले लें, फलाने क्लब के साथ चले जाएं, फलाने। हम ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान के ग्रास रूट पे जाएं। ग्रास रूट का मतलब क्लब्स नहीं है, ग्रास रूट का मतलब स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान, जहां पे एक रॉ टैलेंट आपको नजर आता है और वही पाकिस्तान का टैलेंट है। अच्छा, जब हमने ये किया तो कुछ स्टेटस को की फोर्सेस जो थी वो थ्रेटेंड हो गई कि शायद हम पता नहीं क्या उनको उनको कर रहे हैं, उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने हमें
मार्केटिंग गिमिक्स के ऊपर क्रिटिसाइज किया कि जी वो जैज हमारा पार्टनर था, हालांकि हमारा तो कोई उसमें नहीं था। उन्होंने कहा जी ये सिमें बेच रहे हैं, एज ए लाहौर कलंदर हमें क्या जरूरत थी सिम बेचने की। बट ऑब्वियसली वो एक नई चीज थी, तो लोगों को काफी उस पर अप्रीहेंशन थी। फिर जब हमने टीम में उनको मौका दिया तो उस पर क्रिटिसाइज हुआ कि ये जीतने के लिए नहीं खेलते, ये तो ऐसे ही तमाशे करने के लिए खेलते हैं। हमारे जो प्लेयर उस्मान कादिर को आज सारा पाकिस्तान जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है। ये उस्मान कादिर की अगर आप स्टोरी देखें तो आपको पता लगेगा ये पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे साउथ जी अफ्रीका, और जी ये लाहौर कलंदर के ट्रायल की वजह से रुके थे, और लाहौर कलंदर ने इनको कप्तान बना के ऑस्ट्रेलिया 2 दफा भेजा था, और उसके बाद ये पाकिस्तान टीम के अंदर आए। ऑब्वियसली अब वो जब आप एक टीम में आ जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है रिकग्नाइज करना चीजों को क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल रिpercussions होती हैं उसकी। लेकिन फैक्ट ये है, शहब बदर को देख लें, मोहम्मद वो वसीम जूनियर को देख लें, शहब वो गुलाम मुदस्सर को देख लें, ये सारे लड़के जो थे दे वर नोबडी, ये हमारे तो कुछ नहीं लगते थे। तो हमने जब इनको मौका दिया तो उसके बिहाइंड आइडिया ये था कि इनको हम प्रॉपर चांसेस दें। अब होता क्या था कि हम जब सिलेक्ट कर लेते थे तो वो बिकॉज ऑफ द यू नो द नेगेटिव हेट्रेड टुवर्ड्स लाहौर कलंदर, उन बच्चों को चांस मिलना बंद हो जाता था। तो क्या वो बन गया यू वर्सेस मी सॉर्ट ऑफ अ थिंग बन गई कि जी ये तो सिस्टम का है, ये सिस्टम से बाहर का है। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये होता था कि यार वो भी पाकिस्तानी है ना, ये भी पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान के लिए सारे काम कर रहे हैं ना, तो तेरा मेरा क्या होता है? सिस्टम बाहर का सिस्टम क्या होता है? टैलेंट है तो उसको मौका दे, नहीं टैलेंट तो ना मौका दे। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये ऑस्ट्रेलिया वाला सारा सिलसिला डेवलप हुआ था, क्योंकि जो हमारे प्लेयर्स थे उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे। उनके ऊपर लेबल लगा दिया जाता था कि जी ये तो इश्तिहारी सुपरस्टार है। किसी ने उनको इश्तिहारी सुपरस्टार भी बेचारों को कहा, हालांकि वो बेचारे बच्चे उनका क्या कसूर था, उनका तो कोई कसूर नहीं था। उस्मान कादर को भी हमने ही प्रोड्यूस किया, उसका क्या कसूर था। लेकिन फिर वो ये आ गया कि जी ये तो आप कहते हैं आपने प्रोड्यूस किया, ये तो फलानी जगह पे खेला है फलानी। तो हमने तो कभी नहीं कहा था कि हम हॉकी के या स्क्वॉश के प्लेयर को क्रिकेटर बना देंगे, हमने तो कभी ये बात नहीं की। बात यह है कि कोई क्रिकेट खेलेगा तो क्रिकेट के ट्रायल देगा ना। एनी हाउ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सारा ऑस्ट्रेलिया वाला सिलसिला शुरू हुआ, और फिर अल्लाह ने, जब आपकी नीयत साफ होती है ना तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है। और हारिस का मुझे याद है, हारिस ने साउथ ये हमारा जब पीएसएल का डेब्यू किया तो दूसरे मैच में ही अंडर द सुपरविजन ऑफ एबी डिविलियर्स उसने मैन ऑफ द मैच किया। कराची के अगेंस्ट हमें मैच जितवाया, 4 आउट किए, 137 रन हमारे थे मेरा ख्याल में, वो डिफेंड किया। और उस टूर्नामेंट की उसने एवरेज फास्टेस्ट बॉलिंग की, बट देन अगेन उसका नाम नहीं आया। वो इंग्लैंड में सिलेक्शन हुई, वो नहीं सिलेक्ट हो सका। सो मच सो कि इमर्जिंग फास्ट बॉलर का एक कैंप लगा। तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि पूरे पाकिस्तान से बॉलर आए, हारिस रऊफ उसमें मिसिंग था। तो ये एक बड़ा एक सैड बात भी थी, क्योंकि और ये फिर वही मेरी जो थॉट मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको सपोर्ट करती है कि यू वर्सेस मी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, जो कि होना नहीं चाहिए। तो उसको फिर हारिस को मैंने कहा कि मैं उसका मैनेजर हूँगा, और मैंने इसलिए कहा कि मैं आपका मैनेजर हूँगा क्योंकि मैं ये चाहता था कि वो अपनी क्रिकेट को एज ए प्रोफेशन ट्रीट करे। मैं उसकी हेल्प करना चाहता था। तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। वो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे लीगों में, हारिस का कहीं नहीं हो रहा था। हारिस को भी ये लग रहा था कि शायद मैंने समीन भाई को गलत मैनेजर बना लिया, तो मेरी इस वजह से शायद कोई प्रॉब्लम है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उस वक्त काफी अपने नेटवर्क में अप्रोच किया। श्री खान थे टीकेआर के साथ, उधर उनको कहा, उन्होंने वो ब्रावो चूंकि कोयटा की तरफ से खेले थे तो उन्हें उस्नैन पसंद थे, उन्होंने उस्नैन रख लिए। इसी तरह ये मजानजी में अभी डिविलियर्स को मैंने मैसेजेस किए कि यार हारिस को ले लो, वो भी नहीं ले सके। ये उस वक्त यूरोपियन लीग हो रही थी, ब्रेंडन मैकलम को मैसेज किया कि यार ये हारिस को ले लें, उन्होंने भी नहीं लिया। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बची, क्योंकि मेरे पे प्रेशर ये जरूर था कि मैंने हारिस से कमिटमेंट जो की है वो अनफॉर्चुनेटली मेरी वजह से उसका कैरियर ना डिस्टर्ब हो जाए। तो देन आई रीच्ड आउट टू पीपल इन ऑस्ट्रेलिया जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो उनको काफी ज्यादा उनको पुश किया था कि हारिस को ले ले। लेकिन देखें उसके बाद फिर क्रेडिट टू हारिस कि उसने हमारी इज्जत रखी, ना सिर्फ हमारी इज्जत रखी बल्कि उसने हमारी इज्जत में वो इजाफा किया जो आज तक कोई नहीं कर सका। आप वर्ल्ड बेशक कप के मैच देख लें, मैं स्टेडियम में था, दुबई के स्टेडियम में, यकीन माने मेरे लिए इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट कोई नहीं हो सकती थी। जब हारिस बॉलिंग के लिए आया तो
पूरा स्टेडियम कलंदर कलंदर के नारे लगा रहा था। मैच के दरमियान, इंटरनेशनल मैच के दरमियान जो कमेंटेटर्स हैं वो इसको रिकॉग्नाइज कर रहे थे। जो जो स्टेडियम है उसके अंदर कलंदर के गाने प्ले हो रहे थे। मैं तो पहले मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये हमारा गाना है। वो मुझे पीसीबी के ऑफिशियल है, उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि कलंदर का सॉन्ग जो है वो स्टेडियम में बज रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फैंस का प्यार है, मोहब्बत है, और मेरा ख्याल में नेक नीति है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हारिस या इस जैसे और बच्चों को सपोर्ट करने के बिहाइंड हमारा कोई मकसद अपना नहीं था, जाती नहीं था कि हमें कुछ मिल जाए। मकसद सिर्फ ये था कि हम अगर किसी पाकिस्तान की यूथ को हेल्प कर सकें थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, तो शायद हमारा हमारा टीम लेने का मकसद भी किसी हद तक पूरा हो जाए। सर इसी पीडीपी पे बात करते हैं राणा साहब। परसेप्शन लोगों की होती है जी, बड़े क्रिटिसिज्म होते हैं लोगों से। आई वोंट से इट्स जस्ट द फैंस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, फैंस, प्लेयर्स क्रिटिसाइज करते हैं कि जी पीडीपी के जो लड़के हैं लाहौर कलंदर्स के, वो प्लेस ले लेते हैं जहां पे डोमेस्टिक प्लेयर्स को होना चाहिए। बट अगर हम देखें तो डोमेस्टिक प्लेयर्स इन पीडीपी, यू आर स्टिल पिकिंग पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो आप इस पे क्या जवाब देंगे कि इसमें क्या गलत है? एक प्लेयर जिसको आपने आइडेंटिफाई किया, ग्रूम किया, आपने उसको मौके फराहम किए, आप उसको खिलाएं या किसी डोमेस्टिक प्लेयर को खिलाएं? तो खिला रहे तो आप एक पाकिस्तान क्वालिफाइड प्लेयर को ही हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे, जो लोग इस पे तनकीद करते हैं, कि आपका उनको क्या जवाब है? देखिए, मैं तो कोई नहीं होता किसी को जवाब देने वाला। मैं सिर्फ ये बात जरूर कह सकता हूँ कि जिस तरह आपने भी कहा, इसको ना इसको टनल व्यू में मत देखें, इसको टनल व्यू में ना देखें, इसको तेरा मेरा मत देखें, इसको पाकिस्तान का देखेंगे ना तो सारी चीज समझ आ जाएगी। अगर हमारे पे क्रिटिसाइज होता है कि जी आपने ये बच्चा क्यों लिया, वो देखिए ड्राफ्ट में 400 लड़के होते हैं, मैंने सिर्फ 12 14 15 प्लेयर पिक करने होते हैं। अब जहरी बात है कि 400 का कोई ना कोई तो फैन कहीं ना कहीं तो होता है। वो जो नहीं पिक होता उसको बुरा लगता है कि यार ये मेरा फैन क्यों नहीं, मेरा जो सुपरस्टार है उसको पिक क्यों नहीं किया। तो पीडीपी के लड़कों को पिक करने की अपॉर्चुनिटी अगर हम नहीं देते तो कोई भी नहीं देगा। जो बाकी सिस्टम के लड़के हैं वो तो सारे दे रहे हैं, और बाकी 5 फ्रेंचाइजीज भी तो हैं। अगर देखें लाहौर पे क्रिटिसाइज हो रहा है कि हम इसको पिक नहीं कर रहे, तो उनके पास तो 5 अपॉर्चुनिटीज हैं, इन बेचारों बच्चों के पास तो एक भी नहीं है। तो अगर ऐसा ना होता तो आज पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ ना होता, और वो हारिस रऊफ जो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के साथ मैच जिताता। आज वो पाकिस्तान की इज्जत है, लाहौर कलंदर की तो है, वो पाकिस्तान की भी इज्जत है। शहीनशाह अफरीदी को देख लें, फखर जमान को देख लें, ये सारे पाकिस्तान की इज्जत है, और ये पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सर्व करेंगे। तो मैं क्रिटिक से सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप भले हमें क्रिटिसाइज करें, आपका हक है, लेकिन उन बच्चों के साथ ज्यादती मत करें। वो बच्चे पाकिस्तान के बच्चे हैं। जब आप हारिस को सोशल मीडिया पे बैशिंग करते हैं या किसी और बच्चे को बैशिंग करते हैं, वो बच्चा पाकिस्तान का बच्चा है। जैसा पिछले दिनों हसन अली से कैच ड्रॉप हुआ, बहुत ज्यादती है कि आप इस तरह से आप पर्सनल हो जाते हैं किसी के साथ। देखिए, मैं इनके साथ 5-6 साल से क्रिकेटर्स के साथ रहा हूँ। ये मेरे आप जैसे ही इंसान है, इनकी भी फैमिलीज हैं, इनके भी इमोशंस हैं। हमें एज ए फैन कोई हक नहीं पहुंचता कि हम इनको, इनके इमोशंस को हर्ट करें। उन्होंने एक कोशिश करते हैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की, और कभी कामयाब होते हैं, कभी नहीं होते। तो उस पे मुझे जरूर तकलीफ होती है कि जब आप एक किसी प्लेयर को बिल्कुल ही बाइस्ड होके क्रिटिसाइज की बजाय पर्सनल हो जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। बाकी आप लाहौर कलंदर की पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज करें, हमारे पे क्रिटिसाइज करें, मोस्ट वेलकम। सर अब आते हैं जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म राणा साहब हम देखते हैं जी हर साल, पीएसएल से पहले, पीएसएल के दौरान, पीएसएल के बाद। ये सवाल तो आपसे पूछना ही पड़ेगा। आपने हमेशा आकिब जावेद में बहुत फेथ दिखाई है, आपने हमेशा उनपे प्रेशर को आपने नहीं देखा, मैनेजमेंट ने उनको सपोर्ट दिया। और जिस तरह आपने अर्ज किया, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फखर जमान, उन्हीं के ट्यूटिलेज के अंडर जो प्लेयर्स खेले हैं, लाहौर कलंदर्स के जो प्लेयर्स खेले हैं, तो आज पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, मेलबर्न स्टार्स के लिए खेल रहे हैं, दुनिया की बड़ी फ्रेंचाइजीज में खेल रहे हैं। तो आपका अपना रिलेशनशिप आकिब भाई के साथ कैसा है? देखिए, आकिब भाई जो है मेरे हीरो भी हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं, और मैं समझता हूँ कि उनसे ज्यादा बेहतर आदमी मैंने अपनी जर्नी, क्रिकेटिंग जर्नी में नहीं देखा। हमारे यहाँ ना कॉन्सेप्ट एक बन गया हुआ है, और ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है कहाँ से बना है। टीम में जब पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं करती तो सबसे पहले होता है कि कोच को फायर कर दो।
वो मिकी आर्थर आता है, वो फायर हो जाता है, मिसबाह उल हक आते हैं, वो फायर हो जाते हैं, वकार यूनुस आते हैं, वो फायर हो जाते हैं। ये हमने ना एक 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 रिवायत बना दी है कि परफॉर्मेंस नहीं हुई कोच को फायर कर दो, परफॉर्मेंस नहीं हुई कोच को फायर कर दो। अब इसमें बहुत सारा मेरा ख्याल में क्रेडिट जाता है हमारे एक्सपर्ट्स को भी, जो उन्होंने इस तरह से ओपिनियन मेक की हुई है कि जी बाकी तो वो प्लेयर बिल्कुल ठीक है, ये कोच खराब है। हालांकि जो क्रिकेट को थोड़ा बहुत भी समझता है वो ये बात जानता है, और स्पेशली फॉर फ्रेंचाइज क्रिकेट, ये क्रिकेट फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोचिंग कोई नहीं हो रही होती। आप देखें, आप टूर्नामेंट से 10 दिन पहले इकट्ठे होते हैं, जिसमें 4 दिन आपके कोविड में चले जाते हैं, 5 दिन आपको मिलते हैं, 3 प्रैक्टिसेस आपके पास होती है या 2 होती हैं, उसके बाद आप मैच में चले जाते हैं। उस प्रैक्टिसेस में क्या कोचिंग, कोई कोचिंग कर सकता है किसी के साथ? कोचिंग होती है अंडर 16, अंडर 17 एकेडमीज लेवल के ऊपर। टीम के साथ कोचिंग नहीं, मैन मैनेजमेंट होती है, मोटिवेशन होती है। आ, सबसे बड़ा काम जो होता है कोच का वो ये होता है कि वो प्लेयर को रिलैक्स रखे, नंबर 1। नंबर 2, उनको उनकी रोल क्लैरिटी दे, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ दैम। आगे एग्जीक्यूशन प्लेयर का काम होता है, और उसको अकाउंटेबल करे कि भी अगर नहीं होती तो उसके साथ एक 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 टू वे मैकेनिज्म हो, जिसमें उसकी बैक एंड फोर्थ डिस्कशन हो और उसको बार बार इस बात का बताए। अब मैं जो कि डगआउट में खुद होता हूँ, तो इसलिए मुझे किसी से सुनने की जरूरत नहीं है कि यार ये कोच ने ये कर दिया, कोच ने वो कर दिया। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जॉब होती है ना, हर बंदा अपनी जॉब के बारे में होता है कि उसकी जॉब लॉस ना हो जाए, तो एक ब्लेम कल्चर स्टार्ट होता है। तो लकीली मेरे डगआउट में बैठने से कम मेरे सामने चीजें हो रही होती हैं, तो मुझे नजर आ रहा होता है कि कोच की कितनी गलती है और बाकी कितनी गलती है, या लक फैक्टर कितना ज्यादा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आकिब भाई वुड बी द फर्स्ट वन टू लीव द हेड कोच रोल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको बताऊं, उनको कोई आज भी अगर आकिब भाई को बेहतर लगेगा लाहौर कलंदर की बेहतरी के लिए, तो ही विल बी द फर्स्ट वन टू वॉलंटियर, क्योंकि ही इज नॉट अ हेड कोच फॉर अस, ही इज अ डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन, ही इज द सोल एंड पार्ट ऑफ द फ्रेंचाइज। ये जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर को पूरी दुनिया सराह रही है, ये समीन राणा ने थोड़ी किया है, या आतिफ राणा ने थोड़ी किया है। ये हमें क्या पता है कि ये प्लेयर अच्छा है या प्लेयर बुरा है? दिस इज ऑल आकिब जावेद। ये जो ऑस्ट्रेलिया में मैं हारिस रऊफ को जाके लोगों को सेल करता रहा हूँ, उनको कहता रहा हूँ कि आप ले लें, एक मैच खिला दें, तो मैं तो क्रिकेटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, इट वाज आकिब जावेद। तो आकिब जावेद जो है ना, वो लाहौर कलंदर के लिए ही इज जस्ट नॉट अ हेड कोच एनी मोर, ही इज अ पार्ट ऑफ लाहौर कलंदर ब्रांड इटसेल्फ, और वो इसके उतने ही ओनर हैं जितना मैं हूँ या आतिफ है। तो इसलिए एक तो पहली बात, उनकी अपनी पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर है लाहौर कलंदर के हवाले से। इज नॉट समबडी कि जिनको हेड कोच बने रहने का कोई शौक है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, और गलतियां भी होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वो मानते भी हैं कि यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, शिट ये नहीं होना चाहिए था यार, आज ये हो गया। और वो प्लेयर्स के सामने भी मानते हैं। ही इज वन ऑफ द गाय जिसकी जिनकी जिनकी मैंने कोई ईगो नहीं देखी। वर्ल्ड कप 92 के हीरो, पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है, फिर यूएई के कोच रहे हुए हैं, बट ही हैज नो ईगो अबाउट हिम। तो इज अ ट्रू कलंदर। तो उनके साथ स्टिक क्या करना, मैं समझता हूँ कि ये क्रिटिसिज्म ही नाजायज है कि आपके कोच को फायर करने भी। आप रमीज राजा, अपने जो हमारे नए चेयरमैन आए, आप उनकी भी बात सुन ले, वो भी इसी बात पे बिलीव करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट गलत है कि आपकी टीम ने परफॉर्म नहीं किया, कोच को निकाल दो। और डेली देयर डेविल की मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो 12 साल हो गए वो नहीं जीते, हर 2 साल बाद कोच चेंज करते हैं, फिर भी नहीं जीते। आरसीबी को देख लें, कितने कोचेस चेंज हो गए। बात यह है कि अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, ब्लेम ना डाल के अपनी गर्दन ना बचाएं। बड़ा आसान है, कोच को फायर कर दो, को जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ, कोच ने गलत किया, जस्ट नॉट राइट। तो हम इस तरह नहीं करते, हम कहते हैं ठीक है, अगर हम गलत हैं तो हम सारे गलत। सर अब हम देखते हैं राणा साहब कि आपने इन द पास्ट तो फखर जमान को वाइस कैप्टन रखा था कुछ सीजन पहले, अब आप शाहीन शाह अफरीदी के पास चले गए। लोगों की तनकीद है कि जी शाहीन के पास बहुत ज्यादा है उनकी टेबल पे, वो सबसे ज्यादा बॉलिंग करते हैं सिंस हिज डेब्यू इंटरनेशनल क्रिकेट में, उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स ली है दुनिया भर में, नॉन स्टॉप बहुत थोड़ा रेस्ट करते हैं। शाहीन खुद हमेशा कहते हैं कि मुझे जब रेस्ट की जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा, बट लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नहीं जी, शाहीन को लाहौर कलंदर्स के टाइम पे रेस्ट करना चाहिए, पाकिस्तान बेशक उनको खिलाता रहे। तो क्या आपको मैं तो लगता है कि ही के जी मैं तो चाहूंगा कि शाहीन जो है वो लाहौर कलंदर के लिए बिल्कुल रेस्ट कर ले। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, नोबडी इज बिगर देन पाकिस्तान।
नो डाउट सर। देखिए पाकिस्तान है तो पीएसएल है, पीएसएल है तो लाहौर कलंदर है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, तो पाकिस्तान कम फर्स्ट, इसमें तो कोई ये तो बात ही नहीं होनी चाहिए। जहां तक शाहीन की बात है, एक फास्ट बॉलर, अगर आप पिछले जमाने में चले जाए, अभी तो आप टी20 देख रहे हैं ना, या जी आप हमारे जो ग्रेट्स हैं, वकार यूनुस हैं, आकिब जावेद हैं, या वसीम अकरम है, या इमरान खान है, आप इनकी जरा जर्नी देखें कि ये दिन में कितनी कितनी बॉलिंग करते थे। टेस्ट मैचों में 30-30, 35-35 ओवर करते थे, और उस वक्त तो ज्यादा मैचेस हो रहे होते थे, फर्स्ट क्लास भी खेलते थे। जो जी मैंने समझा है इस जर्नी के अंदर कि फास्ट बॉलर के लिए जरूरी है, एक तरफ लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि हम अपने प्लेयर को हारिस को डोमेस्टिक नहीं खिला रहे, वो डोमेस्टिक खेलेगा तो बेहतर हो जाएगा। दूसरी तरफ क्रिटिसाइज करते हैं कि शेन को ना खिलाओ। तो थोड़ा सा मेरे लिए देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि प्लेयर खुद आइडेंटिफाई करता है, आपकी बॉडी आपको खुद बताती है कि वो कर सकती है या नहीं कर सकती। ये हमारा जो 2020 का सीजन था, शाहीन का अंगूठा टूट गया, तो मैंने शाहीन से कहा कि शाहीन बेटा आप रेस्ट ले लो, आपका अंगूठा टूटा। उसने कहा नहीं मैंने नहीं लेना रेस्ट, मैं ठीक हूँ। मेरे बावजूद मना करने के ही कंटिन्यू टू प्ले। अच्छा, अब वो पता नहीं, मुझे लगता है शायद मैं गलत हूँ, शाहीन का पहले बॉल इन स्विंग नहीं होता था। अगर आप देखें उससे पहले तो शाहीन का जो अंदर आ रहा है बॉल, वो पहले नहीं होता था। ये उन्हीं दिनों की बात है जब उसने ब्रोकन थंब के साथ बॉलिंग की, तो उसी शाहीन ने मुझे बताया कि स्विंग में मेरी बॉल अंदर आ रही है। नियत अच्छी हो ना तो अल्लाह भी मदद करता है आपकी। नो तो डाउट। शाहीन, एक तो उसका माशाल्लाह, इंजरी तो देखिए किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है, और कभी ऐसी कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हम शाहीन को ज्यादा खिला के इंजर्ड करते हैं, ऐसा तो कतई कोई मकसद नहीं। वो तो हमारा फैमिली का बच्चा है, और उसकी लिए तो सब कुछ हम करने को तैयार है। तो इसलिए वो इंटेंशन नहीं है। शाहीन को कैप्टनसी देने का मकसद क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तो शाहीन को कैप्टनसी, शाहीन वो बच्चा है जिसको हमने आज नहीं, आज से 3 साल पहले आइडेंटिफाई किया था कि इसके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल। और ये मैंने नहीं आइडेंटिफाई किया था, ये हमारे साथ एक एबी डिविलियर्स थे, और वो इनसे बहुत इम्प्रेस थे। ऑब्वियसली उस वक्त उनकी बहुत यंग एज थी और उनको एक्सपोजर चाहिए था। हम पिछले 3 सालों से शाहीन को इस डे के लिए ग्रूम कर रहे हैं। आप देखें पिछले साल ये नहीं हुआ कि वन फाइन मॉर्निंग हमने उठ के कहा कि शाहीन कप्तान होगा। आप पिछले साल लोग भूल जाते हैं कि शाहीन वाज अ वाइस कैप्टन। ही वाज अ वाइस कैप्टन फॉर अ रीजन, और वो रीजन ये थी कि हम उनको ग्रूम कर रहे थे इस स्टेज के लिए, बिकॉज उनके अंदर वो पोटेंशियल है, उनके अंदर वो एबिलिटी है। यस, एक्सपीरियंस अभी नहीं है, लेकिन अगर हम यही देखते रहेंगे तो कब आए एक्सपीरियंस? अगर आप दोगे नहीं तो आएगा कैसे? नो डाउट। ये तो नहीं हो सकता ना कि वो घर बैठे बैठे कैप्टनसी का एक्सपीरियंस ले ले। तो उसको कैप्टन बनाएंगे। हाँ, ये रिस्की मूव है, लाहौर कलंदर इससे सफर भी कर सकती है, लेकिन बिगर पिक्चर देखें। अगर पाकिस्तान के लिए वो एक एज ए बैक कैप्टन तैयार हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी बात नहीं। फिर लोगों का दूसरा क्रिटिसिज्म आ जाता है कि जी फास्ट बॉलर जो है वो कैप्टन नहीं हो सकता। अच्छा, अब फास्ट बॉलर कैप्टन नहीं हो सकता, अब ये इसकी मैं क्या लॉजिक दूं? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, अब उस पे वो कहते हैं नहीं वो फास्ट बॉलर नहीं थे, वो ऑलराउंडर थे। तो खैर ये तो एक ना खत्म होने वाली बात है। वसीम अकरम को देख लें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन पाकिस्तान। तो ये मिथ्स है। मैं हम ये समझते हैं कि शाहीन जो है, जो उनकी पर्सनालिटी है और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, aggression, this is what Lahore Qalandar need. This is all what we need. We play a brand of cricket which is exciting. Win or lose is a part of the game. हमारे जो फैंस हैं ना, उनको मजा आना चाहिए ग्राउंड के अंदर, उनको टीम लड़ती नजर आनी चाहिए। वो आपको नजर आएगी शाहीन की कैप्टनसी। राणा साहब, जाने से पहले बिल्कुल बड़ा जरूरी आपने ये पॉइंट किया कि आपके लिए बड़ा जरूरी होता है कि यू हैव टू प्ले अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट, अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट। लाहौर कलंदर्स के फैंस की अगर हम बात करते हैं तो दे रिमेन, आई थिंक, इजीली द मोस्ट पैशनेट इन द लीग। इसमें कोई कोई डाउट नहीं है। आई एम अ मुल्तान सुल्तान्स फैन। हम सब जब लाहौर मैचेस हारता है, जब नहीं अच्छे होते, तो हम सब सोशल मीडिया पे चढ़ते हैं, हम सब टैग कर रहे होते हैं, दोस्तों यारों में, फैमिली मेंबर्स में भी होती। बट लाहौर फैंस अपनी टीम से बड़े कमिटेड रहते हैं, और जब लाहौर मैचेस जीतता है या फाइनल में पहुंचता है, तो फिर लाहौर कलंदर्स फैंस, आपको पता जी, वो भी किसी को नहीं छोड़ते। तो आपका फैंस को क्या मैसेज है? बिकॉज आपने बड़ा क्लियर बताया, आपकी शुरू से एक फिलॉसफी रही है, आपने शुरू से एक ब्रांड में बिलीव किया है। आपका थॉट प्रोसेस एक दिन या 2 दिन या 20 दिन का नहीं है। लाइक यू सेड, फ्रॉम 3 years यू बीन ग्रूमिंग शाहीन। इट्स आप यू टेक द लॉन्ग रोड, आप शॉर्टकट्स नहीं ले रहे। तो आपका क्या मैसेज होगा एज द ओनर ऑफ लाहौर कलंदर्स
to the fans? What do you want them? What do you want to tell them for the upcoming season? And just generally, because शायद उनको इतने मौके नहीं मिलते आपको सुनने के या आपसे बात करने के, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का, तो आप फैंस को क्या कहना चाहेंगे? देखिए फैंस को तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच। एक तो पहली बात ये है कि देखिए लाहौर मुझे आई डोंट नो राशिद खान ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो टीमें जो होती हैं वो जीती हैं तो उनके फैन होते हैं, हारती हैं तो फैन कम हो जाते हैं। कहता है ये लाहौर कलंदर की वाहिद टीम है जो हारती है और उसके फैन भी बढ़ते जाते हैं। बेशक। अच्छा इसमें आप देखें कि इसमें कोई मिथ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि लाहौर कलंदर के जो फैन्स हैं वो इसलिए पैशनेट हैं और क्योंकि वो ट्रू फैन्स हैं। वो उस कॉज के साथ मोहब्बत करते हैं जो लाहौर कलंदर का विजन है। वो एक ट्रॉफी तो ऑब्वियसली हम सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, फैंस को भी चाहिए, लेकिन कॉज बड़ा होता है। जो कंट्रीब्यूशन वो देखते हैं कि लाहौर कलंदर पाकिस्तान के लिए या क्रिकेटर्स के लिए जो कर रहा है, मेरा ख्याल में वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। जो बेलौस होके हम काम करते हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो, 5 लाख लोगों के ट्रायल हो, कम्युनिटी बेस्ड टूर्नामेंट हो, हारिस रऊफ हो, दानियाल हो, फैरुद्दीन हो। ये देखिए ये सारे मेरे रिश्तेदार तो नहीं है कि मैंने इनको कोई अपने वो खानदान के बच्चों को मैंने आगे लेके आया हूँ। ऐसी बात नहीं है। ये फैन्स की मोहब्बत है कि वो हमारे कॉज़ के साथ जुड़े। और उस कॉज़ के साथ जो जुड़ता है ना, वो टूटता आसानी से नहीं है। क्योंकि आप एक विज़न पे बिलीव कर रहे हैं, आप एक सोच पे बिलीव कर रहे हैं, आप इस सोच को जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप वो ग्लिटरी ट्रॉफी को सपोर्ट शायद नहीं इतना कर रहे, जितना उस सोच को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब आपकी इंटेलेक्चुअल फैन्स होते हैं और एक नज़रिए के साथ जुड़ते हैं, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है और मेरे हमारा सबसे बड़ा एसेट वो है। मेरा ख्याल में ये जो जितनी एनर्जी हमें मिलती है, इतना और से और काम करने की, अब यॉर्कशायर में जो मुआहदा किया, ये भी इसी वजह से होता है कि हम अपने फैन्स के लिए कुछ कर सकें। तो शायद अगर हम पहले साल ट्रॉफी जीत जाते, वो तो फ्लूक ही था, कोई भी जीत सकता था। पहले जी। साल तो ज़्यादा कोई तैयारियाँ नहीं थी। तो अगर जीत जाते तो शायद मोटिवेशन ना होती ये काम करने की। अल्लाह ने शायद हमारे से ये काम करवाना था, जिसकी वजह से ये आज़माइश हमारे लिए है और हम कोशिश हर दफ़ा होती है, ज़िंदगी की प्रॉब्ली बहुत बड़ी ख्वाहिश भी है कि कभी पीएसएल हम भी जीत जाएँ क्योंकि मेहनत तो हम उतनी ही करते हैं। लेकिन नहीं जीत पाते, लेकिन उसका रिग्रेट भी होता है, दुःख भी होता है, लेकिन उससे हमारी जो अज़्म है ना, मेहनत उस डबल करते हैं, हर दफ़ा डबल करते हैं, हर दफ़ा हम पहले से ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि जीतेंगे तो अपनी मेहनत से जीतेंगे, अपने प्रोसेस से जीतेंगे, फ्लूक से नहीं जीतेंगे। नो डाउट। और इस दफा तो सर लोग बात कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स की ड्राफ्ट की। जो फैंस शायद थोड़े से मायूस थे वो एनर्जाइज हो गए ड्राफ्ट के बाद, और राइवल फैंस भी देख के ये कह रहे थे कि लाहौर कलंदर्स ने तो बड़े ही इन अ वे नॉन लाहौर कलंदर पिक्स किए। बट आपने हमेशा पॉइंट किया, आपने हमेशा यंग प्लेयर्स को प्रमोट किया है, आपने एग्जांपल्स दिए कि ठीक है बड़े नाम अपनी जगह थे, आपने उनको भी यूटिलाइज किया, बट आपने यंग प्लेयर्स को भी, और जो आपका पैशन है फॉर हारिस, फॉर फरीदून, फॉर दिलावर, फॉर शाहीन शाह अफरीदी, फॉर ऑल द यंग प्लेयर्स हु हैव कम थ्रू, और जो आ रहे हैं, वो आपसे बात करके ही नजर आ जाता है। इट्स नॉट समथिंग दैट वन कैन बी सरप्राइज्ड अबाउट, बिकॉज यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दैट, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट पाकिस्तान, एंड इन द लॉन्ग टर्म माशाल्लाह आप जो कर रहे हैं, you're not just doing it for Lahore, you're doing it for Pakistan. आपने खुद अपने अल्फाजों में कहा पाकिस्तान comes first, और वो आपके हर एक्शन से नजर आ रहा है। राणा साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट टुडे। इट वाज सच अ प्लेजर टू स्पीक टू यू, टू अंडरस्टैंड। हम बेशक सोशल मीडिया पे हम लोग हंसी मजाक उसका अपनी जगह होता है, बट अंडरस्टैंडिंग द विजन, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, और बेशक ये मैं जरूर कहूंगा कि मेरी जितनी भी ओनर्स से और मैनेजमेंट से पीएसएल के अंदर इंटरेक्शन हुई, दे ऑल होल्ड यू ऑल द मैनेजमेंट एंड ओनर्स ऑफ लाहौर कलंदर्स इन वेरी हाई स्टीम, बिकॉज वो कहते थैंक हैं यू ये सो लोग मच। जो हैं ये काम करते हैं फॉर द बिगर picture, they work for the greater good, it's not that they're just working for themselves. And I think the fact that your peers आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इतनी इज्जत करते हैं, the people who know the game आप लोगों की इतनी इज्जत करते हैं, that I think sums up what you and Lahore Qalandars are all about. नहीं सर, वेरी 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 काइंड ऑफ यू। और ये जो पीएसएल की फैमिली है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। जो जितने ओनर्स हैं, चाहे आलमगीर साहब हो, चाहे अली हो, चाहे नदीम भाई हो, चाहे सलमान भाई हो, जावेद भाई हो, हम सारे एक ही फैमिली का हिस्सा हैं। देखिए ग्राउंड में हम कम्पीट करते हैं, लड़ते हैं, पूरी जान से लड़ते हैं, लेकिन ग्राउंड मैच के बाद वी आर वन बिग फैमिली, व्हिच इज एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट टू सर्व पाकिस्तान।
मकसद बड़ा है, मकसद ये है कि पाकिस्तान को हम सर्व करें अपनी 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 कैपेसिटी। हमारा ये तरीका है, बाकी लोगों के और तरीके हैं, वो भी तरीके अच्छे हैं, वो भी गलत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो इज्जत आप लोगों की तरफ से हमें मिलती है, यही हमारी कमाई है सारी, यही हमारी ट्रॉफी। वो पीछे कैबिनेट तो खाली है, उसमें शायद ट्रॉफियां नहीं पड़ी हुई, लेकिन दिलों में शायद लोगों के एक इज्जत है, जो कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, वो सबसे बड़ी चीज। नो डाउट सर, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच राना साहब फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड लाहौर कलंदर्स फॉर द अपकमिंग सीजन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।